नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट रूम के इस कार्यक्रम में हम हफ्ते भर की तमाम कोर्ट की बड़ी अपडेट्स आपके सामने लेकर के हाजिर हैं और इस समय मेरे साथ बने हुए हैं राजेश चौधरी साहब, जो नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर हैं और देश के उन कुछ चुनिंदा पत्रकारों में शामिल हैं जो कोर्ट की ज़हीन और महीन जानकारी रखते हैं। आप तक जो है तमाम अपडेट्स हम लेकर के पहुंचेंगे और इस बातचीत की शुरुआत राजेश साहब हम करना चाहेंगे। जमीन बिहार का जो जमीन घोटाला मामला जो था, जमीन के बदले नौकरी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह भी किया कि एफआईआर रद्द करने की लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई में तेजी लेकर के आए। ये पूरा मामला है क्या आखिर, और जिस तरीके से पूरा विवाद था, ये जिस तरीके से खड़ा हुआ और फिर कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट की टिप्पणी किस ओर इशारा कर रही है? पहले इस मामले को देखते हैं। दरअसल सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था और ये मामला 2004 से 2009 के बीच सीबीआई ने इस मामले में आरोप लगाया है कि रेलवे जोन के ग्रुप डी पदों की नियुक्ति के बदले उम्मीदवार और उनके परिजनों से लालू प्रसाद यादव के परिजनों और एक निजी कंपनी के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराए गए और यह कंपनी बाद में लालू यादव के परिवार द्वारा अधिग्रहित भी कर ली गई। इस मामले में सीबीआई ने 10 अक्टूबर 2022 को लालू यादव, उनकी पत्नी, बेटी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद लालू यादव की तरफ से एक अर्जी लगाई गई और मुकदमा क्वैश करने के लिए गुहार लगाई गई थी और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई को सीबीआई को नोटिस तो जरूर जारी किया था, लेकिन लालू यादव की उस गुहार पर कोई राहत नहीं दी थी जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रोकने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के लालू यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर चुकी है। तो जब हाई कोर्ट से प्रॉपर इनको राहत नहीं मिली, तब ये सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही सुनवाई की है इस मामले में और लालू यादव के खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच में ये मामला आया था। हालांकि इतनी राहत जरूर दी गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एफआईआर रद्द करने की लालू यादव की जो याचिका है उसकी सुनवाई में तेजी लाई जाए और सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट भी प्रदान कर दी है। तो ये थोड़ी सी राहत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पूरी राहत नहीं मिली है और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट में ही ये मामला जब अब सुनवाई होगी और 12 अगस्त की तारीख तय है, तो सीबीआई जब अपना जवाब दाखिल करेगी उसके बाद देखने वाली बात होगी कि लालू यादव को कितना राहत मिल पाता है। जी बिल्कुल, और फौरी राहत यहाँ पर जरूर उनको मिली है कि जो स्वास्थ्य आधार पर जो है उनको व्यक्तिगत तौर से कोर्ट में पेश होने से छूट दी गई है। उनके बिहाफ पर उनके वकील जो है कोर्ट पहुंचते हैं, बातें रखते हैं और उसके बाद जो है पूरी सुनवाई, जो पूरा प्रोसीजर है आगे बढ़ता है। लेकिन जो अपेक्षाएं थी उनकी सुप्रीम कोर्ट से, वो फिलहाल यहाँ पर पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी है। बड़ा झटका है इस समय लालू प्रसाद यादव के लिए, उनकी पार्टी आरजेडी के लिए भी। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा एक और अपडेट है यहाँ पर। डबल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की और उसने जो है वैवाहिक विवादों के संदर्भ में जो है एक जो है फैसला सुनाया है। फैसला कुछ इस तरह का है कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है पति पत्नी के बीच में, अगर डिस्प्यूट्स हैं इनके बीच में और उसको जो है इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को अगर आप रिकॉर्ड करके कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर यानी सबूत के तौर पर पेश करते हैं तो ये इलीगल नहीं माना जाएगा। इस तरह का जो है कमेंट है जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डबल बेंच का। सर, ये पूरा मामला है क्योंकि हमने तो अब तक यही सुना है कि जो डिजिटल रिकॉर्डिंग्स होती हैं या फिर जो डिजिटल एविडेंस होते हैं वो जो है साक्ष्य के तौर पर नहीं माने जाते। आमतौर पर यही माना जाता है कि उसमें जो है उसको किसी ना किसी तरीके से छेड़खानी हो सकती है या फिर उसको जो है कोई ना कोई जो है छेड़खानी उसमें की जा सकती है। तो इस तरह का फैसला जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करने की बात कही गई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या संकेत है ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की?
ये काफी अहम मामला है अगर हम देखें तो, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मामला था। वहाँ हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत जो तलाक संबंधी ये मामला था, भटिंडा का ये परिवार है। जी और जो फैमिली कोर्ट है उसने पति को उसकी पत्नी के साथ फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग वाली सीडी को क्रूरता के आरोप को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य के तौर पर जो प्रयोग करने की अनुमति दे दी थी। जी फिर पत्नी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट आ गई और ये कहते हुए उन्होंने रिकॉर्डिंग को चुनौती दी कि उनकी सहमति नहीं थी इस रिकॉर्डिंग के लिए और इसे स्वीकार करना निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। उसके बाद हाई कोर्ट ने जो परिवार न्यायालय है उसके फैसले को रद्द कर दिया। जी फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो पति ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच जो बातचीत है, अगर किसी कानूनी मसले के लिए या आपराधिक मामले से संबंधित अगर कोई मामला है तो दोनों में से कोई भी पक्ष इस रिकॉर्डिंग को कर सकता है और उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंडियन एविडेंस एक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो उसकी धारा 122 कहती है कि विवाह के दौरान अगर आपस में कोई संवाद होता है तो बिना अनुमति के उसको उजागर नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि बातचीत को भी उजागर नहीं किया जा सकता, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जो बातचीत है वो एक ना गोपनीय या प्रिविलेज कम्युनिकेशन माना गया है। लेकिन उसमें एक अपवाद रखा गया है उस सेक्शन में और कहा गया है कि अगर कोई कानूनी मामला हो या एक दूसरे के विरुद्ध अगर कोई अपराध चल रहा हो तो फिर यह अपवाद होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी नागरत्ना ने इसी अपवाद को काफी व्यापक तरीके से लिया है और कहा है कि जो सेक्शन 122 है उसको व्यापक तरीके से पढ़ा जाना चाहिए और अपवाद को उन्होंने तरजीह दी और कहा कि जो अनुच्छेद 21 है वो यहाँ पे लागू होता है। गोपनीयता का सवाल नहीं है, हर आदमी को कानून के समक्ष साक्ष्य रखने का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन है, उसको कोई रिकॉर्ड अगर करता है तो उसका साक्ष्य कठोर एक सख्त टिप्पणी भी की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट खत्म हो चुका होगा तो विवाह कहाँ बचा, और अगर विवाह बचा नहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो सकती। तो ये सब टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसका काफी व्यापक और दूरगामी असर होगा, क्योंकि जो सबूत और साक्ष्य पेश करने का जो अधिकार दे दिया गया है तो ये अधिकार इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि ये आने वाले दिनों में ये एक नजीर बनेगा, क्योंकि अभी तक इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य हैं, खास करके पति पत्नी के बीच की जो रिकॉर्डिंग है उसको गोपनीय माना जाता था, लेकिन उसको व्यापकता दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बिल्कुल। और किसी की रिकॉर्डिंग करना, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना बिना उनकी इजाजत के, ये बेशक से जो है एक नैतिक मूल्यों के विपरीत है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जो अपना जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी में साफ संदेश यही छिपा हुआ है कि आप किस इंटेंशन से ऐसा कर रहे हैं। अगर वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये गलत नहीं है। इस तरह का जो है कमेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच की ओर से। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये है कि इस तरह की रिकॉर्डिंग में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर जो रिकॉर्डिंग होती है आजकल बहुत आम है कि उसमें टेम्परिंग हो सकती है, लेकिन वो भी जो है फिल्टर किया जा सकता है और इसको जो है साक्ष्य के तौर पर जो है कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जैसा राजेश साहब ने बताया कि जब कोर्ट के वर्डिक्ट्स आते हैं तो वो भविष्य के लिए रेफरेंस के तौर पर अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक नई शुरुआत के तौर पर इसको हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रिकॉर्डेड कंटेंट जो साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाएगा तो उसको भी कोर्ट स्वीकार करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस हफ्ते की एक बड़ी अपडेट ये है
कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी उसको बरी किया है। साथ ही साथ ये भी कमेंट किया है कि गलत कारावास के मामलों में मुआवजा देने के कानून बनाने की भी जरूरत है। इस तरह की भी जो है टिप्पणियां की गई है। सर ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूं कि किसी मौत की सजा पाए हुए व्यक्ति को जो है बरी किया गया। ये क्या मामला था, किनसे जुड़ा हुआ था और किस तरीके से कोर्ट में आया, ये बताएं। ये काफी अहम मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। निश्चित तौर पे बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई थी और फैसला आया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक डबल मर्डर का मामला था और उस डबल मर्डर में एक दंपति की हत्या हुई थी और साथ ही इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी जो आरोपी था उसे। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इस मामले में जो डीएनए जिस जो फैसले का आधार था वो डीएनए सबूत उसमें मुख्य था, लेकिन डीएनए सबूत के मैनेजमेंट और उसकी प्रक्रिया में गंभीर खामी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्योंकि डीएनए का सैंपल कलेक्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको सील किया जाना, उसको अनसील किया जाना, सब एक प्रक्रिया है ताकि जो साक्ष्य है उसके साथ टेम्परिंग ना हो सके। लेकिन इसमें जो उसका डीएनए का जो पूरा प्रोसेस था उसको ही दोषपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया और डीएनए का जो संग्रह है, उसका संरक्षण है, जांच से संबंधित जो अनिवार्यता है उसको पूरा नहीं किया गया। और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर पहुंची कि ये दोषपूर्ण जांच का नतीजा है कि इस मामले में जो आरोपी है उसे कन्विक्ट किया गया और उसे मौत की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो विधि आयोग है उसके 277वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी शख्स को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है या किसी निर्दोष को सजा हो जाती है या उसे जेल भुगतना पड़ता है तो उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस विधि आयोग की उस रिपोर्ट को भी रेफर किया और कहा कि इस मामले में जिस तरीके से गलत तरीके से लंबे समय तक एक शख्स का अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है वो मुआवजे का हकदार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर किसी को गलत अभियोजन या गलत प्रोसिक्यूशन के कारण जेल काटना पड़ गया हो तो उसे मुआवजा दिया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा केस नहीं है कि किसी बेनिफिट ऑफ डाउट या तकनीकी कारणों से इसे छोड़ा जा रहा है, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति है जिसे गलत अभियोजन के कारण जेल भुगतना पड़ा और उसे गलत कारावास के कारण मुआवजा पाने का वो पूरा हकदार है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र सरकार से कहा, संसद से कहा है कि इस मामले में जो एक कानून में जो वैक्यूम है उसको भरा जाना चाहिए और जो मुआवजे का प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन साफ कहा कि कानून चूंकि नहीं है तो ये कानून हम नहीं बना सकते, ये विधायिका का काम है और ये संसद को के जुडिक्शन में ये मामला आता है, इसलिए संसद को देखना है कि मुआवजा के लिए क्या कानून हो सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये क्लीन एक्विटल है, पूर्ण तौर पर ये बरी का मामला है। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है और एक दोषपूर्ण अभियोजन के कारण इसे जेल में रहना पड़ा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे का जिक्र किया है और ये भी कहा कि वर्ल्ड में कई जगह इस तरीके का प्रावधान है। खास करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका का जिक्र किया और कहा कि ऐसे अभियोजन में इस तरीके का प्रावधान है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि विधायिका इसको किस तरीके से लेती है इस फैसले को। जी, और इस बात से समझा जा सकता है कि जो अभियुक्त जिस व्यक्ति को बनाया गया था वो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरा होगा, कितना मेंटल टॉर्चर उसने फील किया होगा और किस तरीके से जो है उसकी जान पर बनाई। लेकिन यहाँ पर जो है रेक्टिफाई किया फैसले को और फिर इसके बाद एक सजेशन दिया गया है कार्यपालिका को कि वो इस तरह के प्रावधान भी लेकर के आए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए जो है ऐसा प्रोविजन रखा जाए कि उसको मुआवजे की कुछ रकम मिल सके, ताकि
उसके समय की, उसके मानसिक अवस्थाओं की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसको कंपनसेट जरूर किया जा पाए, इस तरह की जो है सजेशन जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और सावन चल रहा है। सावन में कांवड़ यात्रा की बड़ी धूम है और धूम के अलावा जो है ये विवादों में भी कई कुछ हद तक जो घिरा हुआ है। यहाँ पर जो है कांवड़ मार्ग जो बनाया गया है, जिस रास्ते से कांवड़ यात्राएं हो रही हैं, उस मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर खास तौर से जो है ये दिशा निर्देश है कि वहां पर क्यूआर कोड लगाए जाएं, ताकि वहां से गुजरने वाले जो कांवड़िए हैं वो क्यूआर कोड को जो है सर्च करके ये पता कर सके कि ये किस व्यक्ति की दुकान है। जाहिर सी बात है, इसमें विवाद भी उठा था और ये बताया गया था कि ऐसा इसी इंटेंशन से किया गया है ताकि उस दुकानदार की जो है कम्युनिटी, उसके वर्ग का पता चल सके, और इस पर खूब जो है विवाद भी हुआ। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से जो है जवाब दाखिल करने को कहा है। सर, ये क्या है पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और जो बहस हम बाहर होते हुए देख रहे थे, क्या अब ये बहस लंबी खींचेगी सुप्रीम कोर्ट में? दरअसल जो पेटिशनर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के एक जजमेंट का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता प्रोफेसर अपूर्वानंद और सामाजिक कार्यकर्ता आकार पटेल की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक निर्देश जारी किया था और कहा था कि दुकानदार हैं उनको अपने दुकान में दुकान का मालिक कौन है उसको डिस्प्ले करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। पिछले साल भी ये मसला उठा था और वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अंतरिम फैसला दिया गया था, उसी का हवाला दिया गया है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार, याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार और जो यूपी सरकार है उनके तरफ से क्यूआर कोड लगाने के लिए एक निर्देश जारी किया गया है। क्यूआर कोड के स्कैनिंग से ये पता चलता है कि दुकान का मालिक कौन है, उसका नाम आएगा। याचिका में ये दावा है कि इन निर्देशों के कारण सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले साल का आदेश है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है, क्योंकि अल्टीमेटली मकान जो दुकान है उसके मालिक के नाम को उजागर करने के लिए एक बाध्य करने की का निर्देश है, ऐसा कहा गया है। और कहा जा रहा है कि ये धार्मिक प्रोफाइलिंग जैसा है और इसके लिए कोई वैध कानूनी आधार नहीं है। आज के याचिकाकर्ता ये भी कह रहे हैं कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण और भेदभाव को बढ़ावा देगा। इससे कांवड़ यात्रा पर जो भोजनालय हैं उसमें अगर क्यूआर कोड लगाया जाएगा तो मालिकों का पहचान उजागर होगा और इससे एक तरह से देखा जाए तो उनके उजागर होने से उनकी गोपनीयता का जो अधिकार है वो प्रभावित होगा। और ये भी आशंका जताई गई कि इस तरह से सार्वजनिक पहचान खास करके अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उस तरीके के अगर विक्रेता हैं तो उनके खिलाफ भीड़ एग्रेसिव हो सकती है। ये सब आशंकाएं जताई गई और कहा गया कि इसे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन है। तो इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यूपी सरकार और जो उत्तराखंड सरकार है उसमें जवाब दाखिल करे। हालांकि जो राज्य सरकारें हैं उनके तरफ से जो एडवोकेट जनरल पेश हुए थे उन्होंने कहा था कि हमें 2 हफ्ते का समय दिया जाए, इस पर हम जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन पेटिशनर की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये मामला काफी संवेदनशील है, कांवड़ यात्रा 10-12 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसकी जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे और मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल, और ये सोशल और कम्युनल कन्फ्लिक्ट का भी विषय है। और जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा हुआ था कि भी किसी अमूक जो है धर्म के लोगों से ही सामान क्यों ना खरीदा जाए, उनकी पहचान को उजागर किया जाए। क्यूआर कोड का मसला उठा था कि ये पता चल सके कि दुकानदार जो है किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इस तरह की बहुत सारी बहस छिड़ी। अब मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ और भी हमने रिपोर्ट्स देखी पहले और पिछले साल भी कुछ ऐसी बातें सामने आई थी कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी जो है धार्मिक जो है यात्रा को जो है प्रभावित करने की भी कोशिशें कुछ हद तक कहीं कहीं पर की गई। इस तरह की कथित तौर से आरोप लगते रहे, लेकिन उन आरोपों के लेवल पर इस तरह का बड़ा फैसला करना, उसका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, अब लगता है कि मामला बहुत लंबा खिंचने वाला है सर।
और खैर अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है एक बड़ा मामला इस हफ्ते और रहा सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले को पलटते हुए बच्चे की जो कस्टडी है पिता से छीन करके मां के हवाले कर दी। ये कहीं ना कहीं दर्शाता भी है सर कि जो सुप्रीम कोर्ट है या और अन्य कोर्ट जो है वो पत्थर की लकीर नहीं है, उनके आदेश पत्थर की लकीर नहीं है। वो मानवीय संवेदनाओं को अहमियत देते हैं। उनको जब लगता है कि चीजों को बदलने की आवश्यकता है तो अपने फैसले बदल भी दिया करती है। ये जो पिता से कस्टडी छीन के मां के हवाले किया गया, ये पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों ये फैसला देना पड़ा? ये मामला दरअसल जो हस्बैंड वाइफ के बीच विवाद को हम पहले फ्लैशबैक में अगर चले तो 2011 में इन दोनों की शादी हुई थी और 12 में इनका बेटा पैदा हुआ था। इसी दौरान फिर इनमें डिस्प्यूट हुआ और 2015 में इनका आपसी तलाक हो गया। लेकिन तलाक में जो समझौता हुआ उसमें जो बच्चे की कस्टडी है वो माँ को दिया गया और पिता को विजिटिंग राइट दिया गया कि महीने में 2 बार वो अपने बेटे से मिल सकते हैं। इसके बाद जो बच्चे की माँ है उसने दोबारा शादी कर ली और त्रिवेंद्रम में अपने जो नए हस्बैंड है उनके साथ वो रहने लगी। इन द मीन वाइल उनका 2019 के अक्टूबर में विदेश यात्रा के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए बायोलॉजिकल पिता यानी कि इस बच्चे के जो पिता हैं उससे संपर्क उन्होंने किया। तब इन्हें पता चला कि मेरी जो तलाकशुदा बीवी है उससे दूसरी शादी कर ली है और बच्चे को मलेशिया ले जाने की योजना है। तब उन्होंने बच्चे की कस्टडी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और मां ने बच्चे को विदेश ले जाने की तब इजाजत मांगी। तो 2022 में फैमिली कोर्ट ने मां को कस्टडी दी और छुट्टियों में विदेश ले जाने की अनुमति दी। इस फैसले को केरल हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में पलट दिया और बच्चे के पिता को कस्टडी दे दी। उसके बाद ये मामला अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो केरल हाई कोर्ट है उसके फैसले को बरकरार रखा, यानी कि बच्चे की कस्टडी पिता के हवाले कर दी गई 2024 में। लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही बच्चे की मां ने दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो एग्रीव्ड पार्टी है वो रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकता है। तो बच्चे की मां ने रिव्यू पिटीशन डाला और उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट लगाया और जिसमें कहा कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और एक तरह का बताया गया कि किस तरीके से सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर उसको हो गया है जो काफी जोखिम भरा है। और माँ का कहना था कि चूंकि बच्चा शुरू से ही उसी के पास रहा है तो उसको अलग किए जाने से उसकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ गई। तो ये तथ्य सामने जब सुप्रीम कोर्ट के आया और एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट जब बच्चे का दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया और अपने फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामले में बच्चे का हित सबसे ऊपर होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कानून है या जो और भी जो तकनीकी पहलू है उन सबसे ऊपर एक लचीला दृष्टिकोण अपनाना होता है अदालत को और उस मामले में बच्चे का जो हित है वो सर्वोत्तम रखा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट आया है और जो महत्वपूर्ण जानकारी आई है वो पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जो हमने देखा है उसमें भलाई इसी में है कि बच्चे का जो सतत विकास है वो हो और इसके लिए जरूरी है कि बच्चे की भलाई इसी में है कि उसको उसकी माँ के हवाले किया जाए और बच्चे की कस्टडी पिता से लेकर माँ को दे दिया गया। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा जो एक फैसला है कोर्ट का इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो अधिकतर जज है, मैं जब उनको कई बार सुना तो उन्होंने अपने कई बार भाषणों में भी ये चीज कही है कि जो कोर्ट के आदेश होते हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मानवीय संवेदनाएं उनके लिए अहमियत रखती हैं और खास तौर से ऐसे संजीदा मामलों में जब हस्बैंड वाइफ का विच्छेदन होता है, जब उनका डिवोर्स होता है, तो एक उनके जो बच्चे होते हैं उनकी मनस्थिति पर किस तरह का असर पड़ता है
तो कोर्ट की जो संजीदगी है वो खास तौर से यहाँ पर उजागर होती है, जाहिर करती है कि मानवीय संवेदनाएं उनके लिए अहमियत रखती हैं, और अगर फैसले बदलने की ही आवश्यकता पड़े तो उससे भी कोर्ट पीछे नहीं हटा। और ये जो यहाँ पर फैसला हुआ, ये अपने आप में इसका एक जीवंत और सबसे, मैं कहूंगा कि एक रेफरेंस वाला उदाहरण भी है। इसी तरह के अगर और सिमिलर केसेस होंगे अन्य स्टेट्स में भी, तो इसके हवाले से जो है वहां पर भी फेरबदल की उम्मीदें भविष्य में बनेंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया जो है सेंसेशन है इस समय। सेंसेशन इस लिहाज से क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग आते हैं, अपनी बातें निकालते हैं, भड़ास निकालते हैं कई बार, और फिर ये सोचते हैं कि हमारा तो बोलने का अधिकार है, और बोलने का अधिकार है, हम कुछ भी बोल जाएंगे। लेकिन कुछ भी बोल जाएंगे की स्थिति में कई बार क्या होता है कि जो वर्ग है, कुछ समुदाय हैं या फिर कम्युनिटीज पर जो है आपस में जो है टकराव की स्थितियां बन जाती हैं, और सोसाइटी में जो शांति व्यवस्था है वो कई बार उसको चैलेंज करता है इस तरह की गतिविधियां। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मौखिक टिप्पणी हुई है इस हफ्ते। टिप्पणी में यह कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग में संयम और सेल्फ रेगुलेशन की आवश्यकता है। और ये टिप्पणी आखिर करने को कोर्ट को क्यों मजबूर होना पड़ा, और क्या ऐसी बातें उनके सामने आई, उनके संज्ञान में आई, जो इस तरह का कमेंट उन्होंने किया? ये कमेंट क्यों करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, ये मामला कोलकाता निवासी वजाहत खान का है, जिसमें उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है और वो उन्होंने क्लब करने की मांग की है। ये एफआईआर उनके आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज की गई है। तो इस मामले में उनके खिलाफ असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा हर जगह एफआईआर हुई है और वो कह रहे हैं कि उसको क्लब किया जाए। सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट था और उसी को लेकर ये सारा विवाद हुआ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने काफी अहम टिप्पणी की और कहा कि अगर नागरिकों के बीच भाईचारा होगा तो नफरत कम होगी। खासकर सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग में संयम और सेल्फ रेगुलेशन की आवश्यकता बताई सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भाईचारा है नागरिकों के बीच में, वह नफरत स्वतः कम हो जाएगा अगर आप संजीदा रहेंगे। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हर नागरिक का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत जो विचार और अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है वो सबका अधिकार है और मौलिक अधिकार है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि अनुच्छेद 19 के साथ साथ उसमें सबसेक्शन 2 है जो एक वाजिब प्रतिबंध की बात करता है। तो अभिव्यक्ति की आजादी वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की आजादी खतरे में पड़ने लगे। इसको ऐसे समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी आजादी आपको है उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, आप दूसरे की मानहानि करें, आप ऐसा स्टेटमेंट दें जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए। इस तरीके का काम आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वाजिब प्रतिबंध संविधान लगाता है और ये भी कहा कि इसमें जो एक स्वैच्छिक संयम या आत्म रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है। कानून और संविधान बहुत कुछ कहता है, लेकिन एक आत्मबोध होना बहुत जरूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है, अन्यथा इसके दुरुपयोग से ये जो मूल्यवान अधिकार है नागरिकों को मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप स्वयं अपने अधिकार का मूल्य नहीं समझेंगे, जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं करेंगे, तो आखिरकार फिर सरकार क्या करेगी? सरकार फिर उसमें हस्तक्षेप करेगी और कोई नहीं चाहता कि सरकार हस्तक्षेप करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अगर कोई नागरिक अपने लिमिट को क्रॉस करेगा तो जाहिर सी बात है कानून अपना काम करेगा, क्योंकि देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है और कानून के शासन के तहत ही संविधान के जितने विंग हैं वो काम करते हैं। तो आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उसका आपको अधिकार है कि अभिव्यक्ति आप करें, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया
के बारे में अदालत ने आगे कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए नागरिकों की मौलिक कर्तव्य भी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक विभाजनकारी प्रवृत्तियां सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस कर्तव्य का उल्लंघन हो रहा है। और राज्य आखिर कितनी हद तक रोक लगा सकता है, बजाय नागरिक खुद क्यों नहीं संयमित करते अपने आप को, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दिया है कि नागरिकों को पालन करने योग्य कुछ गाइडलाइंस जारी करने पर वो विचार कर रही है और अधिवक्ताओं से इस बारे में सहयोग मांगा है। तो ये काफी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि सेल्फ रेगुलेशन आप करेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन वो पूर्ण नहीं है, और इस मामले में गाइडलाइन भी जारी करेगी। बिल्कुल, और सोशल हार्मनी और पीस के लिए जो है ये एक बड़े चैलेंज के तौर पर भी है, उसको रेगुलेट करना भी बहुत आवश्यक है। अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हम टेलीविजन की बात करते हैं, तो वहां पर जो है एथिक्स रेगुलेशंस की तमाम व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा फिल्में जो हैं वहां पर सेंसर की व्यवस्था है। लेकिन जब सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात आती है तो ये जो है सरकारों के सामने, स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने जो है बड़ा चैलेंज बन जाती है, किस तरीके से इनको रोका जाए, किस तरह से थामा जाए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मुंह, सभी बोल रहे हैं, तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो किस किस को रोके, कैसे रोके, ये अपने आप में बड़ी जो है चुनौती बनती जा रही है चीजें। हालांकि स्टेट पुलिस जो है इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं अपने अपने लेवल पर वो एक्शन जरूर लेती हैं, लेकिन इस दिशा में जो है कोई खास रेगुलेशन की आवश्यकता है, इस बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है और ऐसी मांग भी रखी है कि इस दिशा में सरकार जो है गंभीरता से विचार करे और कुछ ना कुछ इस दिशा में जरूर करे। नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में आज फिलहाल इतना ही। हमारे साथ राजेश चौधरी साहब जुड़े थे, नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर और देश के जाने माने वो पत्रकार जो कोर्ट के मामलों के बेहद एक्सपर्ट माने जाते हैं। आप सभी दर्शकों से हम यहाँ पर इजाजत लेते हैं। राजेश साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।